पहुंचे। शादी में शरीक होने आए मेहमान अलग ही मूड में होते हैं, घर परिवार की चिंता से बेखबर, उमंग और उल्लास से भरे हुए। हसीना भी अपने एक रिश्तेदार की शादी में पटना आई थी। वह भी उमंग और उल्लास से भरी हुई थी। शादी हो गई, मेहमान जाना शुरू हो गए, मगर हसीना 3-4 दिन और पटना में रुकना चाहती थी। लेकिन उस दोपहर इम्तियाज आलम को पटना स्थित रिश्तेदार के घर आया देख हसीना चौंकी। आप और यहाँ सब खैर तो है? इम्तियाज आलम हसीना को एकांत में ले जाकर बोला, भाभी बुरी खबर है। हसीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कैसी बुरी खबर? बीती रात शकील को पुलिस पकड़ ले गई। हसीना ने राहत की सांस ली। यह बुरी खबर कहाँ है? उनका जेल जाना आना तो लगा रहता है। चोरी चकारी में पकड़े गए होंगे, 2-4 दिन में जमानत पर रिहा हो जाएंगे। हसीना ने होठों पर मुस्कुराहट का श्रृंगार किया। इतनी मामूली बात बताने के लिए तुम आसनसोल से पटना चले आए? भाभी मैं आया नहीं हूं, शकील ने तुमको बुला लाने के लिए मुझे भेजा है। तुम्हारे दोस्त का जेल जाना नई बात तो है नहीं, फिर मुझको बुला लाने के लिए तुमको किस लिए भेजा है? भाभी जब मुझे पता चला कि पुलिस शकील को पकड़ ले गई है, तब पीछे पीछे मैं भी थाने गया था। सोचा था ले देकर मामला रफा दफा करा दूंगा। इम्तियाज आलम ने बताया। थाने पहुंचकर पता चला कि कई नए पुराने मामले खुल गए हैं। पूछताछ में शकील ने पिछली कुछ वारदातें करना कबूल भी कर लिया है। भाभी इस बार शकील लंबे टाइम के लिए गया, जल्दी जमानत नहीं होने वाली। हसीना को उलझन सी महसूस हुई। मुझे क्यों बुलाया है? तो बातें। इम्तियाज आलम तर्जनी व मध्यमा दिखाते हुए बोला, पहली बात यह कि लंबे समय तक घर खाली छोड़ना मुनासिब नहीं। जैसे हम दूसरे के बंद मकान पर घात लगाते हैं, वैसे ही कोई दूसरा तुम्हारा मकान टारगेट कर सकता है। हसीना ने इम्तियाज आलम की आंखों में देखते हुए सवाल किया, और दूसरी बात, तुम्हारे रहने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। पैरवी में जितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, कहीं न कहीं से तुम बंदोबस्त करती रहोगी। इम्तियाज आलम ने ठंडी सांस छोड़ी। भाभी यह मानकर चलो कि 4-6 महीने तक शकील खुली हवा में सांस नहीं ले सकेगा। यह भी कोई नई बात नहीं थी। शकील के जेल जाने पर घर चलाने और पैरवी के खर्च की व्यवस्था हसीना ही करती थी। जमानत पर रिहा होने के बाद शकील कोई बड़ा हाथ मारता और हसीना कर्ज चुका देती। इम्तियाज आलम की मंशा थी कि हसीना झटपट तैयारी करे और उसके साथ आसनसोल रवाना हो जाए। ऐसी परिस्थितियों से हसीना अक्सर दो चार होती रहती थी, इसलिए उसने न जल्दबाजी से काम लिया न हड़बड़ी दिखाई। मुस्कुरा कर बोली, आलम भाई लंबा सफर करके आ रहे हैं, थके होंगे, खाना खाकर आराम कर ले, शाम की गाड़ी से चलेंगे। हसीना ही इत्मीनान से जाना चाहती थी तो इम्तियाज आलम क्यों जल्दी करता? उसने भी लापरवाही का प्रदर्शन किया। ठीक है, शाम को चलेंगे। करीबी रिश्तेदार का घर था, इसलिए हसीना ने इम्तियाज आलम के भोजन तथा विश्राम की व्यवस्था करा दी। खाना खाने के बाद इम्तियाज आलम तख्त पर टांगे फैलाकर इत्मीनान से लेट गया। सफर की थकान दूर करने के लिए वह एक झपकी मार लेना चाहता था। पश्चिम बंगाल के जिले आसनसोल के उत्तर थाना अंतर्गत बाबा तालाब निवासी था मोहम्मद शकील। किशोर वय से वह आपराधिक प्रवृत्ति का था। पहले अपने जेब खर्च तथा निजी जरूरतें पूरी करने के लिए वह छोटी मोटी चोरियां, छिनैती आदि करता था। कालांतर में शकील ने जुर्म को ही अपना पेशा बना लिया। इन सभी जुर्मों में उसका साथी होता था इम्तियाज आलम। पड़ोसी मोहल्ला शीतला माठ में रहने वाला इम्तियाज आलम शकील के बचपन का दोस्त था। किशोर वय में दोनों ने चोरी करना सीखा, फिर इसे ही अपना रोजगार बना लिया। चोरी हो या छिनैती दोनों साथ मिलकर करते। पैसा मिलता ईमानदारी से आधा आधा बांट लेते। शकील इम्तियाज आलम पर सगे भाई से ज्यादा भरोसा करता था। उसका विचार था कि मौके पर उसका पिता एवं भाई धोखा दे सकते हैं, मगर इम्तियाज आलम नहीं। शकील हो या इम्तियाज आलम, दोनों के परिजनों ने उन्हें नेक चलने की राह पर लाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। चोरी की लत के चलते दोनों ने पढ़ाई पहले ही छोड़ दी थी, इसलिए परिजनों की कोशिशों के बावजूद कोई भी उनको नौकरी पर रखने के लिए राजी नहीं हुआ। सभी का सीधा जवाब होता था, लड़के पेशेवर चोर हैं और चोरों का क्या भरोसा। इस दौरान शकील व इम्तियाज का पुलिस द्वारा पकड़ा जाना, जेल जाना और जमानत पर रिहा होकर फिर से धंधे पर लग जाना जारी रहा। लड़के को सुधारने के लिए इम्तियाज से अधिक शकील के परिजन गंभीर थे। अपनी सारी कोशिशें करके वे हार गए, पर शकील ने नेक चलने की राह अख्तियार नहीं की। तब उन्होंने सदियों पुराना फॉर्मूला अपनाने का इरादा किया। लड़के की शादी कर दो, जिम्मेदारी की जंजीरें पांवों में पड़ेंगी तो अपने आप सुधर जाएगा। शकील के परिजनों ने उसके लिए उपयुक्त वधू की तलाश शुरू की। रिश्ते की बात करने वे जहां गए, शकील की बदनामी वहां पहले से मौजूद मिली। हर जगह से उन्हें लगभग एक जैसा जवाब सुनने को मिला, हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि चोर व झपट मार के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दें। भले ही हमारी बेटी उम्र भर कुंवारी रहे, मगर किसी चोर उचक्के से उसका रिश्ता हमें मंजूर नहीं।
परिजनों को इतने घरों से इनकार सुनने को मिला कि उन्होंने शकील के लिए वधू तलाशने से ही तौबा कर ली। खुद को तसल्ली देने के लिए उन्होंने सोचा, हमारी बेटी होती और उसके लिए शकील जैसे किसी चोर उचक्के का रिश्ता आता तो हम भी ऐसा रिश्ता मंजूर नहीं करते। सभी माँ बाप अपनी बेटी का सुख चाहते हैं। रिश्ता नामंजूर करके उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, हम भी यही करते। शकील ने भी परवाह नहीं की कि कोई परिवार उसे दामाद बनाने को राजी नहीं है। वह अपनी मस्ती में मस्त रहा। वक्त बीतता रहा। शकील जवान हो गया और जवानी भी उफान मारने लगी। वह खुद शिद्दत से महसूस करने लगा कि एकाकी जीवन अब नहीं कटने वाला। सुख से जीने के लिए बीवी होना निहायत जरूरी है। अब प्रश्न यह था कि संगिनी मिले कहाँ। कोई भी तो शकील को दामाद बनाने के लिए राजी नहीं था। इत्तेफाक से इसी बीच किसी समारोह में शकील की मुलाकात रेल पार निवासी हसीना से हुई। हसीना ने शकील को देखा। शकील ने हसीना को। आंखों से आंखें मिली और दिल की वीणा के तार झनझना उठे। इसके बाद दोनों ने आपस में मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। 2-3 दिन फोन पर बात हुई। फिर शकील ने हसीना को पार्क में बुलाकर उसके समक्ष अपने प्यार का इजहार कर दिया। हसीना तो दिल हथेली पर लिए घूम ही रही थी। चहक कर उसने शकील की मोहब्बत कबूल कर ले। उसी दिन से दोनों की आशिकी में रंग भरने लगे। मोहब्बत गहरी हुई तो वे शादी का ख्वाब देखने लगे। युवा एवं सुंदर लड़की किसी से प्रेम की पेंग बढ़ाए तो बात बहुत तेजी से फैलती है। हसीना के भी घर तक उसकी प्रेम कहानी पहुंच गई। माता पिता भौचक रह गए। उन्होंने समझाया, हसीना, इतने बड़े आसनसोल शहर में तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिला जो उस चोर के चक्कर में पड़ गई। शकील आए, टिन जेल में पड़ा रहता है, वह तुम्हारे लायक नहीं। उसकी चाहत छोड़ दो वरना तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। शकील की चाहत हसीना के सिर चढ़कर बोल रही थी। उसके लिए शकील से बढ़कर कुछ नहीं था, लिहाजा वह उसकी चाहत से कैसे आजाद हो सकती थी। वह तो शकील की मोहब्बत के शिकंजे में जिंदगी की आखिरी सांस तक जकड़ी रहना चाहती थी। मोहब्बत तोड़ने के लिए परिजनों ने हसीना पर जब ज्यादा दबाव डाला तब उसने शकील से बात की। तुम अपने घर वालों से शादी की बात करो, वे राजी हो जाएं तो हमारी चांदी हो जाए। निकाह करके मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। पिछले 2 साल से घर वाले मेरी शादी के लिए परेशान हैं। शकील खुश होकर बोला, मेरे कहने की देर है, वे मुझे दूल्हा बनाकर तुम्हारे घर ले आएंगे। नेक काम में देर किस बात की। हसीना का चेहरा दमक उठा। अपने घर वालों से आज ही हमारी शादी की बात करो। उसी दिन शाम को शकील ने परिजनों से अपनी और हसीना की शादी की बात की। परिजनों को भी शकील व हसीना की आशनाई की खबर थी। शकील की बात सुनते ही उसके अब्बू भड़क गए। मैं तुम्हारी शादी जरूर करना चाहता हूं, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि बाहर की गंदगी उठाकर घर में भर लो। मैं हसीना को भी जानता हूं और उसके घर वालों को भी। वे लोग ऐसे नहीं है कि उनको अपने कुनबे में शरीक किया जाए। भूल जाओ हसीना को, उससे तुम्हारी शादी हमें मंजूर नहीं। हसीना और उसके खानदान में कहाँ दाद धब्बा था, शकील के अब्बू जाने। अलबत्ता वे इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। दूसरी ओर हसीना के परिजन शकील जैसे शातिर चोर से रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं थे। इसके विपरीत हसीना और शकील अपनी जिद पर कायम थे कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर हम शादी करके रहेंगे। परिजनों की मर्जी के खिलाफ हसीना व शकील ने शादी तो कर ली, पर अपने अपने खानदान से हाथ धो बैठे। शकील के परिजनों ने उसे घर से निकल जाने को कह दिया तो हसीना के परिजनों ने उसके लिए घर के दरवाजे बंद कर लिए। हसीना व शकील ने भी किसी बात की परवाह नहीं की। मोहल्ले में ही किराए का मकान लेकर उन्होंने अपना दाम्पत्य जीवन आरंभ किया। वहां भी शकील के जिगरी दोस्त इम्तियाज आलम का आना जाना बना रहा। शकील जब जेल चला जाता तब घर तथा हसीना की देखभाल का जिम्मा इम्तियाज आलम का होता था। शकील को जमानत पर जेल से वही रिहा कराता था। हसीना और शकील के घर में परिजनों के नाम पर यदि कोई आता था तो वह था शकील का छोटा भाई इम्तियाज अली। इम्तियाज आलम के आगे इम्तियाज अली की कोई अहमियत नहीं थी। भाई भाभी इम्तियाज अली के थे पर वे भरोसा इम्तियाज आलम पर करते थे। वक्त गुजरता रहा। शादी को 3 वर्ष बीत गए, परंतु हसीना की संतान नहीं हुई। पटना में रहने वाले हसीना के एक रिश्तेदार के यहाँ वैवाहिक समारोह था। वह स्वयं आसनसोल स्थित उसके घर न्योता देने आए थे। शकील से प्रेम विवाह के बाद हसीना अपने नाते रिश्तेदारों से कट गई थी। सबसे मिलने का यह उसे सुअवसर लगा। उसने तय कर लिया कि शादी में शरीक होने वह पटना जाएगी। दावत देने आए रिश्तेदार से भी उसने वायदा किया, मैं अपने शौहर के साथ शादी में शरीक होंगी। शकील भी शादी में शरीक होने को उत्साहित था। जब शादी का वक्त आया तब पुलिस के कुछ ऐसे लफड़ों में फंस गया कि चाहकर भी आसनसोल से बाहर जाना उसके लिए संभव नहीं हुआ। लिहाजा उसने हसीना को अकेले ही पटना भेज दिया। शकील ने हसीना को पटना जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। इसके बाद हसीना ने अपने रिश्तेदार को फोन किया,
कारोबार में मसरूफ होने की वजह से वह नहीं आ सके। फलां ट्रेन से मैं अकेली आ रही हूँ। पटना रेलवे स्टेशन पर मुझे रिसीव कर लेना, वरना मैं भटक जाऊंगी। ट्रेन पटना जंक्शन पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उसे रिसीव करने के लिए रिश्तेदार मौजूद थे। वे उसे अपने साथ कंकड़ बाग स्थित घर ले गए। उत्साह के माहौल में शादी हो गई। हसीना को आसनसोल लौटने की जल्दी नहीं थी। अगले 3-4 दिन वह अपनों के साथ पटना में रहना चाहती थी, किंतु विवाह के दूसरे दिन ही दोपहर को इम्तियाज आलम आ पहुंचा। उसने शकील की गिरफ्तारी की खबर दी तो आसनसोल लौटना हसीना की विवशता हो गई। शाम तक विश्राम करके इम्तियाज आलम ने सफर की थकान उतारी। तब तक हसीना वापसी की तैयारी कर चुकी थी। सोकर उठने के बाद इम्तियाज आलम नहा धोकर फ्रेश हुआ, चाय पी। उसके बाद वे दोनों आसनसोल जाने के लिए घर से निकल पड़े। कुछ देर में हसीना व इम्तियाज आलम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हसीना को एक स्थान पर खड़ा करके इम्तियाज आलम बोला, भाभी, जनरल कोच में सफर करने से तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मैं करंट बुकिंग काउंटर पर जाकर देखता हूँ, शायद कंफर्म टिकट मिल जाए। ठीक है, देखो। हसीना बोली, कंफर्म टिकट मिल जाए तो अच्छा है। इम्तियाज आलम चला गया। थोड़ी देर में इम्तियाज आलम लौट आया। उसने बताया, केवल एक कंफर्म टिकट मिला है। वह टिकट मैंने तुम्हारे नाम से लिया है। अपने लिए वेटिंग टिकट लाया हूँ। एक बर्थ मिल गई, यही बहुत है। हसीना ने संतोष की सांस ली। उसी पर दोनों एडजस्ट हो लेंगे। सफर में घर जैसा आराम तो नहीं मिल सकता। हाँ, यह तो है। इम्तियाज आलम हसीना का बैग उठाते हुए बोला, चलो प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, गाड़ी आधा घंटा लेट है। दोनों प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। आधा घंटा बाद उद्घोषणा हुई कि कानपुर हावड़ा एक्सप्रेस 1 घंटा की देरी से चल रही है। इसके बाद और लेट होने की उद्घोषणा हुई। धीरे धीरे करके उबाऊ समय बीतता गया और ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2.25 घंटा विलंब से पटना आई। तब तक रात के 10:30 बज गए थे। जो एक कन्फर्म बर्थ मिली थी वह कोच नंबर S8 में थी। हसीना व इम्तियाज आलम ने कोच में सवार होकर बर्थ नंबर 30 ढूंढी तो पता चला कि वह अपर बर्थ थी। इम्तियाज आलम ने बर्थ पर पहले सामान रखा, फिर हसीना को चढ़कर बैठने को कहा। भारी जिस्म की हसीना को अपर बर्थ पर चढ़ने में मुश्किल हुई तो इम्तियाज ने नितंबों पर हथेलियां लगाकर ऊपर उठने के लिए उसे सहारा दिया तो इसी आड़ में उसके नितंब मसल दिए। हसीना कुछ बोली नहीं। उसी पल इम्तियाज आलम को लगा था कि हसीना शौकीन है। इसके बाद वह भूल गया कि हसीना जिगरी दोस्त की बीवी है। उसका शौक जानने के लिए ही उसने नितंबों को मसला था। क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया हुई। हसीना ने फौरन सिर घुमाकर इम्तियाज आलम की आंखों में देखा और सेक्सी अंदाज में मुस्कुरा दी। इम्तियाज आलम के दिल में ख्वाहिशों का दरिया बह निकला। वह भी बर्थ पर चढ़कर बैठ गया। पटना से ट्रेन रवाना हुई। तब तक सभी यात्री अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए थे। रात होते ही हवा में ठंडक घुल गई थी, इसलिए हसीना ने बैग से चादर निकाल ली। आधी चादर खुद ओढ़कर लेट गई और आधी चादर इम्तियाज आलम को ओढ़ा दी। उसके बाद बोली, कब तक बैठे रहोगे, तुम भी लेट जाओ। इम्तियाज आलम यही तो चाह रहा था। वह भी चादर में घुसकर लेट गया। दोनों के बदन अब सटे हुए थे। इसी का लाभ उठाकर इम्तियाज आलम ने हसीना के बदन से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। हसीना ने विरोध नहीं किया। फिर तो इम्तियाज सारी मर्यादाएं लांघ गया। आसनसोल आने तक वे दोनों एक दूसरे से कामुक खिलवाड़ करते रहे। सवारियों से भरी ट्रेन के कोच में इससे ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता था। सुबह होने से पहले ही ट्रेन आसनसोल पहुंच गई। शकील के घर की चाबी इम्तियाज आलम के पास थी। हसीना को लेकर वह घर पहुंचा। कामाग्नि से दोनों के ही शरीर दहक रहे थे। अतः घर पहुंचते ही हसीना और इम्तियाज आलम एक दूसरे को अर्थपूर्ण नजरों से देखने लगे। हसीना ने बेड पर बैठने के बाद एक मादक अंगड़ाई ली और तिरछी चितवन से इम्तियाज को देखा। ट्रेन में तुम ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे थे। वो भाभी, माहौल ही ऐसा बन गया था, कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो अब क्यों कंट्रोल किए बैठे हो? असली माहौल तो अब मिला है, कहते हुए हसीना बेड पर लेट गई। यह संसर्ग का खुला आमंत्रण था। इम्तियाज भी बेड पर आ गया। फिर दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता कायम हो गया। दहकते जिस्म शांत होने के बाद निष्कर्ष निकाला कि इम्तियाज आलम शकील से बलशाली ही नहीं, रसीला भी था। प्यार की झमाझम बारिश में उसने हसीना को ऐसा भिगोया कि वह उसकी मुरीद हो गई। हसीना को यह विश्वास भी हो गया कि इम्तियाज आलम उसे मां भी बना देगा। जब तक शकील जेल में रहा, हसीना व इम्तियाज आलम बिन ब्याहे पति पत्नी की हैसियत से रहते रहे। शकील रिहा होकर आया तो हसीना व इम्तियाज आलम के मेल मिलाप में विघ्न पड़ने लगा। हर बुरे काम में कुछ न कुछ बुरा होता है। इस कहानी में भी बुरा हुआ। 7 जुलाई 2018 को नेशनल हाईवे नंबर 2 पर मौजूरी के पास कुचली हुई एक लाश पाई गई। लाश की सूचना पाकर थाना प्रभारी उत्तर शांतनु अधिकारी ASI रामेतन मित्रा आदि मौके पर पहुंच गए। लाश देखकर अनुमान लगाया गया कि मृतक सड़क पार कर रहा होगा, तभी किसी तीव्र गति वाहन ने उसे कुचल दिया होगा।
इधर पुलिस हाईवे पर कानूनी खानापूर्ति कर रही थी। उधर इम्तियाज अली बड़े भाई शकील की गुमशुदगी दर्ज कराने थाना उत्तर पहुंचा। थाना स्टाफ को उसने बताया कि उसका भाई कल से लापता है। स्टाफ ने उसे एक्सीडेंटल डेथ की बाबत बताकर लाश की शिनाख्त करने मौजूदी भेज दिया। वहां पहुंचकर इम्तियाज अली ने लाश देखी तो उसकी पहचान शकील के तौर पर कर दी। यही नहीं, उसने पुलिस को हसीना व इम्तियाज के अवैध संबंध की जानकारी भी दे दी। मौके पर आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। 2 दिन बाद पुलिस को पीएम रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक शकील के सिर पर गोली मारकर हत्या की गई थी। फिर शव हाईवे पर किसी वाहन के आगे फेंका गया था, जिससे वह कुचल गया था। पीएम रिपोर्ट के आधार पर शांतनु अधिकारी ने इम्तियाज अली को वादी बनाकर धारा 302, 201 आईपीसी के तहत प्रकरण संख्या 221/2018 पंजीकृत किया। इसके बाद एसीपी अभिषेक मोदी के निर्देश पर हसीना और इम्तियाज आलम को पकड़कर पूछताछ की गई तो हत्या का रहस्य खुलते देर नहीं लगी। हुआ यह कि घटना से 3 माह पूर्व हसीना व इम्तियाज आलम को शकील ने संसर्गर्द देख लिया। इससे पहले हसीना के भाई सोनू अख्तर ने भी बहन को इम्तियाज की बाहों में देखा था। इसके बावजूद शकील ने दोषी दोस्त को नहीं, पत्नी को माना। इम्तियाज ऐसा नहीं है कि तुझ पर मैली नजर डालता। मुझसे तुझे बच्चा नहीं मिल रहा ना, इसीलिए तूने ही उसे अपने जाल में फंसाया होगा। इसी धारणा के चलते उसने इम्तियाज आलम से कुछ नहीं कहा। हसीना को प्रताड़ित करने लगा। बीवी की बेवफाई में वह शराब भी पीने लगा। सोनू ने बहन को गलत देखा तो हसीना ने उसे समझा दिया, शकील बच्चा पैदा करने लायक नहीं है, इसीलिए मैंने इम्तियाज आलम से नाजायज रिश्ता बनाया है। यह रिश्ता तब तक ही रहेगा जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। सोनू बेरोजगार था। हसीना अक्सर पैसों से उसकी मदद करती थी। यही कारण था कि सोनू बहन का ज्यादा विरोध नहीं कर सका। दूसरी बात यह थी कि उसे हसीना की बात पर विश्वास था कि उसने औलाद की खातिर यह गुनाह किया है। शकील हसीना को प्रताड़ित करता रहा। हसीना से जब प्रताड़ना असहनीय हुई तब सोनू व इम्तियाज आलम के साथ मिलकर उसने शकील की हत्या करने का प्लान बना लिया। यह भी तय हुआ कि मामला शांत होने पर हसीना व इम्तियाज शादी कर लेंगे। इस साजिश में सोनू ने अपने दोस्त आबिद उर्फ हीरा और बबलू को भी पैसे का लालच देकर शरीक कर लिया। योजना के तहत 6 जुलाई को सोनू, इम्तियाज आलम व हीरा शकील को हाईवे के पास एक सूने स्थान पर ले गए और वहां 303 बोर के कट्टे से उसके सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी। इम्तियाज आलम ने अपने कैमरे से लाश की फोटो खींची और मोहल्ले में रहने वाली अपनी हितैषी मुस्कान परवीन को भेज दी ताकि वह उसकी वीरता खुद भी देखे और दूसरे को भी दिखाए। इसके बाद वे लाश घसीटते हुए हाईवे पर ले गए और तेज गति से आ रहे एक बड़े वाहन के सामने फेंक दी। वाहन उसे कुचलता चला गया। अभियुक्तों की अपराध स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने सोनू, आबिद और मुस्कान परवीन को भी गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया गया। इसके बाद मुकदमे में धारा 25-27 शस्त्र अधिनियम जोड़ दी गई। अंतिम अभियुक्त बबलू फरार होने में सफल रहा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।